के राय साहब के पास। व्यास जी ने एक सुखद सूचना दिया कि खड़गे और बेबी और डी राजा एक साथ खाना खाए, ये आज की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 5 सीट लेके कांग्रेस और 2-2 सीट लेके कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से एक बढ़िया कदम इन्होंने उठाया है। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक साथ बैठे तो सही। हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया गठबंधन की। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पांचों राज्यों के चुनावों में षड्यंत्रों की जिस तरीके से भरमार हुई है, षड्यंत्रों की कि अपना जिस तरीके से वो जो ने ये कदम ताल किया है, उसमें सबसे दिलचस्प षड्यंत्र तमिलनाडु का षड्यंत्र है। तमिलनाडु के षड्यंत्र में ये जो इनकी पार्टी है, ये पहले हुआ करती थी विजयन फैंस क्लब हुआ करता था, और वो आकर के तमिल का कुड्डी कड़गम करके इन्होंने पार्टी बना लिया। अब उसके अंदर कौन लोग आए हैं, क्या आए हैं, वो तो देखने की बात चलेगी। लेकिन फिलहाल इतना तो निश्चित है कि विजयन ने एक राजनीतिक परिपक्वता का, और यूं कहें कि वैचारिक परिपक्वता का, उसने अपने आप को नमूना पेश किया है। और खास करके ऐसी हालत में मध्यवर्गीय पार्टी कैसे काम कर सकती है कि हम सेकुलर भी हैं, हम द्रविडियन पॉलिटिक्स भी हम मानते हैं, और हम नास्तिक भी नहीं है, ये चीज लेकर के सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से उनके साथ या भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना था, इनको अपनी झोली में ले लेना था, धीरे से अन्ना डीएमके को तोड़ करके इनकी सरकार बना देते। लेकिन इन सारी चीजों को वो नकारते हुए उसने एक खतरा बोल दिया है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आकर के अपनी सरकार बनाने के लिए कम्युनिस्टों का साथ लिया है और कांग्रेस का साथ लिया है। और इसका परिणाम खास करके इंडिया गठबंधन के लिए आया है कि द्रविड़ मुक्त कड़गम ने 32 सांसदों को सदन में 32 सांसदों के लिए अलग अपनी जगह, खैर उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का 4 दिन का वहां ड्रामा चला है, सच तो यह है कि बड़े दल को ये दावा करने की भी जरूरत नहीं थी। राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती थी कि जो सबसे बड़ा दल है उसको आमंत्रित करे सरकार बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये शायद ये जो भी देरी हो रही थी, ये इसलिए हो रही थी कि ये लोग बंगाल में उलझे हुए थे, और बंगाल से खाली होकर के लोग कुछ यहाँ पर खेला करें, इसके लिए नमक का फर्ज अदा कर रहे थे वहां के राज्यपाल भी। तो इन सारे षड्यंत्रों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में आप इसका क्या रिफर्केशन देखते हैं, और नहीं ये क्या संभावनाएं देखते हैं, और इनके षड्यंत्रों की आंच और कितनी आगे तक जा सकती है, खास करके तमिलनाडु के संदर्भ में। गिरा साहब। आप सभी को नमस्कार। सुबह से एक सटायर चल रहा है मीडिया के बहुत सारे बड़े हिस्से पर कि एक बहुत जोखिम भरी जिम्मेदारी राज्यपाल को दिया है केंद्र सरकार ने कि तुम एक पार्टी वाले बीजेपी को मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए आमंत्रित करोगे और उनको 5 साल तक बहुमत सिद्ध करने का समय दोगे। यह स्थिति हो गई है कि राज्यपाल ने पूरे संविधान को और पूरे सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड जजमेंट को सलीब पे चढ़ा दिया है, और राज्यपाल एक ऐसी बात कर रहा है जिससे अभी सुनीलम जी ने कहा कि ये व्यवस्था खत्म करने की बात समाजवादी करते हैं। इन राज्यपालों को अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड साहब कहा जाता। हमारे यहाँ कहावत होती, जो अपने औकात से बहुत ज्यादा हो जाता है कहते आप लॉर्ड साहब हो गए। इनका काम था वायसराय के लिए शिकार का, मुजरे का, कैंपफायर का इंतजाम करना, बकिंगम पैलेस के जो अतिथि आएंगे उनको पर्यटन की व्यवस्था करना। ये केवल एक विलासिता का बहुत बड़ा सेंटर चला है। और जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने इनको एक टास्क दिया। पहला टास्क तो यह है कि विपक्ष की सरकार बनने न दो। दूसरा टास्क ये है कि बन जाए तो चलने न दो। अभी जो पारदीवाला वाला जजमेंट आया तमिलनाडु के डीएमके ने कहा कि हमारे यहाँ 11 बिल ऐसे हैं जो वेलफेयर स्कीम्स के हैं, जो न्यूनतम मजदूरी के लिए, जो खेतिहर मजदूरों के लिए, जो महिला के लिए, स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए, वो 2.5-3 साल से राज्यपाल रोके हुए है। और हमारा जनादेश इन शर्तों के साथ हमने सरकार बनाई थी कि अब पूरा करेंगे। और उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि जितने विपक्ष के राज हैं उनके सारे बिल ऐसे पेंडिंग हैं। कर्नाटका के 10 बिल पेंडिंग है वर्षों से, तेलंगाना के 3 बिल पेंडिंग है, वेस्ट बंगाल के 19 बिल। धनखड़ तो ममता को काम नहीं करने दे रहा था,
उनका जो भी गरीब छात्रों का स्कॉलरशिप हो, चाहे लैंड रिफॉर्म का हो, चाहे किसी मछुआरे को सब्सिडी देने की बात हो, सब लेकर बैठा रहता था। केरल के 13 बिल, वामपंथी सरकार थी वहां, चले 13 बिल ये पेंडिंग थे। इस बेईमान राज्यपाल को आज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि बुलाएगा तो शपथ के लिए बुलाएगा। संविधान में और जो 1994 में जब बम्बई का जजमेंट आया, उसके बाद ये सारी दुविधा समाप्त हो गई। राज्यपाल को कोई पावर नहीं हेड काउंट करने का, राज्यपाल को बहुमत के सेटिस्फेक्शन को भी जानने का कोई हक नहीं है। अगर बहुमत वाली सरकार है तो बुलाएगा, अगर प्री पोल अलायंस के साथ कोई सरकार आ रही है और दोनों उनका अलायंस का बहुमत है तो बुलाएगा, अगर पोस्ट पोल अलायंस है तब भी बुलाएगा बहुमत। अगर बहुमत नहीं भी है, सरकारिया कमीशन जो फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनाई गई थी, उसने इस पर गौर किया था। इसका रिकमेंडेशन है कि अगर बहुमत नहीं भी है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको इनवाइट करेगा। इस आर्लेकर, ये जो मोदी जी का करिंदा है, ये जो अमित शाह का द्वारपाल है, इसको किसने ये पावर दिया कि ये बताएगा कि हमारे सामने बहुमत सिद्ध करो? इनका काम ये है कि लार्जेस्ट को ये कहेंगे और इनको समय देंगे, ये कम से कम समय दें या पर्याप्त समय दें कि आप बहुमत सिद्ध करिए। उसके बाद वो निर्णय होगा राज्यपाल का कि क्या। ये राज्यपाल तो ये कोसियारी वाले राज्यपाल से भी गया गुजरा है, जिस कोसियारी ने सवेरे 5:47 पे चीफ मिनिस्टर को शपथ दिला दिया था महाराष्ट्र में। अभी लोग नहाए नहीं थे, अभी लोग चाय नहीं पिए थे, तो तब शपथ ले लिया था 2019 में। और जैसे इलेक्शन कमीशन ने शिंदे वाली पार्टी को रिकॉग्नाइज किया और उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं रिकॉग्नाइज किया, राज्यपालों ने किया क्या है? राज्यपालों ने संविधान का गला दबाया, हत्या किया है। इसको कोई किसी भी तरह का कोई पावर नहीं है कि यह सेटिस्फाइड हो। इसके लिए एक विकल्प है। और मैं फिर व्यास जी की बात को दोहरा दूंगा और वामपंथियों को मैं सलूट करना चाहूंगा कि इस क्राइसिस के बेला में जब एक निर्णय उनका था कि हम अभी इनका समर्थन करने नहीं जा रहे हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों में लोकतंत्र के हक में, जमहूरियत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए जो स्टैंड लिया है, और उसमें सबसे बड़ा डिसाइसिव रोल कांग्रेस का था। अब आप सोच सकते हैं कि छोटी शक्तियां किस तरह से कारगर होती हैं। 5 जो थे वो 5 पांडव बन गए, उन्होंने पूरे महाभारत का पूरा समीकरण बदल दिया। ये एआईडीएमके जो शोरूम का काम करती है इस समय भाजपा का, और जिसके पास इस समय 47 एमएलए, वो ताकते रह गए। कांग्रेस ने वहां के पूरे इक्वेशन को बदल दिया। वो इसलिए बदला कि ये केवल फिल्म स्टार नहीं, ये सेल्यूलाइट का हीरो नहीं है। इसने जो अपना आदर्श बताया, जो कैंपेन किया, वो आदर्श बताया मेरे आदर्श पेरियार हैं, मेरे आदर्श अम्बेडकर हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण नाम बताया, जिसपे बहुत जोर दिया जगह जगह, कि मेरे आदर्श कामराज हैं। कामराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दलित समाज में अपार श्रद्धा थी, और इसीलिए जो तमिल पॉलिटिक्स में, द्रविडियन पॉलिटिक्स में दलित को हाशिए पे किया जाता है, वो सारी शक्तियां जो, वो सारे इलाके जो है इस पार्टी के साथ थे। तो उनका एक आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है। वो द्रविड़ ट्रेडिशंस का जो है, जो अन्ना दुराई से लेकर अभी तक चला, एमजी रामचंद्रन से होते हुए यहाँ तक आया, उसकी धारावाहिकता में इनका भी स्थान बनता है। और जब कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियों के समर्थन से चलेगी, जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, कि लेफ्ट फ्रंट ने उनको बहुत, और जितना वो 10 साल में जितना वेलफेयर स्कीम आया, शायद कांग्रेस के ही पिछले 25 साल में वो स्कीम नहीं आई थी। और इनका तो छोड़ ही दीजिए, जितने भी, चाहे मनरेगा हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे जितने भी, वो सारा का सारा लेफ्ट की देन है। और मनमोहन सिंह ने को उन्होंने कन्विंस किया था। और ये लेकिन आज मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूं कि राज्यपाल इनको बुलाएगा ही। ये और भी अड़चने डाल सकता है, और इसीलिए उन्होंने चुनौती दिया कि 107 हमारे विधायक इस्तीफा देकर सड़क पे आ जाएंगे। और ये थ्रेटनिंग है राज्यपाल की शक्तियों को। अभी जो
जस्टिस पारदीवाला का जजमेंट अभी आया जो साल भर के अंदर, उसमें इनका जो मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नर है उसको सबने देखा। कोसियारी को देखा हमने, धनखड़ को देखा हमने, उत्तराखंड की सरकार कैसे गिराई गई, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने कैसे जोर जबरदस्ती किया। तो ये ऑब्सोलीट है, ये एक बिल्कुल कॉलोनियल जो हेरिटेज है इनका, ये मस्त रहने का और मजा लेने का और गुलामगिरी करने का अपने अपने बड़े का। तो इनका संविधान के प्रति किसी भी तरह का कोई श्रद्धा और समर्पण नहीं है। और ये जो बार बार ये लेट कर रहा है, ये न सिर्फ पार्टी को अपने जनादेश का वंचित कर रहा है, बल्कि तमिल जनता के भी आकांक्षाओं के साथ ये दुराचार कर रहा, विश्वासघात कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे सवाल है। देखिए, तमिलनाडु ने फेडरल स्ट्रक्चर के लिए इस डीएमके ने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी। जो लड़ाई इन्हें लड़नी थी डिलिमिटेशन वाला, पूरा उत्तर दक्षिण के पूरे समीकरण में हिंदी क्षेत्रों के जरिए ये दक्षिण क्षेत्र को निरर्थक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस देश का जीडीपी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है, दक्षिण के राज्यों का। इस देश में हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दक्षिण के राज्यों का। हम तो मजदूर पैदा कर रहे हैं। बिहार से चलने वाली जो ट्रेनें हैं, मनोज झा कहते हैं कि उनका नाम क्यों श्रमिक एक्सप्रेस रहता है, श्रमजीवी एक्सप्रेस रहता है, क्योंकि बताया जाता है कि भाई वहां पटना से चलेंगे और सीधे जो है बंबई पहुंचेंगे और सूरत पहुंचेंगे और मजदूरी करेंगे। हिंदी क्षेत्र तो में तो मजदूर भी, वो भी पलायन कर रहे हैं अपने गांव, अपने बाजार में हमको काम नहीं मिल रहा है। लेकिन दक्षिण के लोग विदेशों में भी हैं, कर्नाटका के, केरल के, तमिलनाडु के, तो हमारे इकोनॉमी को ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं। और मोदी जो है पूरा एक जो हिंदी साम्राज्यवाद का जो के वर्चस्व के जरिए ये जो तमिल भाषा है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इसकी राजनीति का गला दबा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज इनके सामने है। और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन के प्रादुर्भाव, पुनर्जागरण का यह समय आ गया। जिस तरह से लोग इंडिया गठबंधन को आंखें तरे रहे थे, अखिलेश जी से लेकर ममता जी तक, और अब जाकर झुके हैं। ये सारी लड़ाई, ये जो शिकार हुई है ममता दी, ये लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे थे और ये लोग राहुल गांधी को तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये वोट चोरी के लिए उन्होंने कितने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था और बताया था और वोट गिन कर बताया था। ये लोग मजा ले रहे थे। ये इंडिया गठबंधन की जगह तीसरा विकल्प की बातें कर रहे थे। तो अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि इस देश में लेफ्ट, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, सेकुलर फोर्सेस को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनावे और केंद्र सरकार के विकल्प के रूप में एक मॉडल पेश करे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये पूरा 5 राज्यों का चुनाव षड्यंत्रों का चुनाव हुआ है, और वो षड्यंत्रों की पराकाष्ठा आकर के दिखाई पड़ रही है तमिलनाडु में। और अभी भी आप कह रहे हैं कि वहां पर राज्यपाल बुलाए हैं, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि अकेला चना भड़बूड़े की आंख फोड़ देगा। और अकेला जो उसका एक विधायक है, हमको लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में, आजकल में ही वो वहां का मुख्यमंत्री होगा। अगर इनको पूरी तरीके से छूट दे दी जाएगी कि आप सारे लोग सदन से ऑलरेडी इस्तीफा देकर के बाहर चले जाओ, और फिर जितने लोग बचेंगे वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, सर्वमत की सरकार, और उनका एक विधायक उनका मुख्यमंत्री होगा। इस तरीके से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की शायद पहली बार विजय पताका भी फहर जाए। अब आज ये लोग खाली हो जा रहे हैं बंगाल से, बंगाल का शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद इनका एक्सरसाइज तमिलनाडु में होगा, और सबसे बड़ा फ्रंट तो खुलेगा आपकी उत्तर प्रदेश में। देखिए आने वाले दिनों में आगे आगे होता है क्या। और ये षड्यंत्रों की राजनीति, 2 करोड़ वोट काटे गए उत्तर प्रदेश में। जी तो ये षड्यंत्र, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे।